मानवता द्वारा अब तक विकसित की गई सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली आविष्कारों के बारे में सोचिए और आपके दिमाग में क्या आता है। कुछ लोगों के लिए यह जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा 1400 के दशक के मध्य में बनाई गई प्रिंटिंग प्रेस हो सकती है। पुस्तकों की तेज छपाई ने विचारों और नए विचारधाराओं के प्रसार को जन्म दिया, जिनकी गूंज आज तक सुनाई देती है। उदाहरण के लिए बाइबल पहले ज्यादातर केवल लैटिन में उपलब्ध थी और उसके लिए एक विद्वान पादरी की आवश्यकता होती थी जो पाठ का अनुवाद और व्याख्या कर सके। बाइबल की व्यापक छपाई जो आम लोगों की भाषा में थी, उन चीजों में से एक थी जिसने प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन को जन्म दिया। या अगर आप एक और भी बुनियादी खोज को पसंद करते हैं, एक ऐसा आधार जिसके ऊपर मानवता की लगभग सारी उपलब्धियां टिकी हैं, तो जाहिर है कि पहिए का आविष्कार मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। हमें नहीं पता कि सबसे पहले पहिया किसने बनाया था और खासकर किसने उस मूल पहिए के डिजाइन को लेकर उसे एक समतल सतह जैसे कि गाड़ी पर मजबूती से जोड़ने का तरीका निकाला। लेकिन जिसने भी ये किया उसने हमेशा के लिए कृषि और व्यापार दोनों में क्रांति ला दी। लेकिन आपने जो भी सोचा संभवतः वह जेट इंजन नहीं था। मेरा मतलब है शायद था, क्योंकि आपने इस एपिसोड पर क्लिक किया है ना? तो आपने शीर्षक देखा था। लेकिन इसके अलावा देखिए, अगर आप आविष्कारों को एक अधिक आधुनिक संदर्भ तक भी सीमित कर दें तो जेट इंजन तुरंत दिमाग में नहीं आता। इंटरनेट एक ऐसा नवाचार था जैसा मानवता ने पहले कभी नहीं देखा था, जिसने दुनिया को उससे कहीं ज्यादा जुड़ा जितना हमने कभी सोचा था। जबकि टीकों जैसी चिकित्सा प्रगति ने अरबों जानें बचाई हैं। आज भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि हर साल 2 से 3 मिलियन जानें टीकाकरण से बचाई जाती हैं। फिर भी जेट इंजन ने मानवता के लिए सिर्फ परिवहन की गति को सुविधाजनक रूप से बढ़ाने से कहीं अधिक किया है। यह इंजन और इसके आविष्कारक फ्रैंक विटल अनसुने नायक हैं। सिर्फ आधुनिक विमानन के ही नहीं, बल्कि मानव आविष्कार के भी अनसुने नायक हैं। तो चलिए इसे देखते हैं, है ना? फ्रैंक विटल का प्रारंभिक जीवन। फ्रैंक विटल, जिनका जन्म 1907 में ब्रिटिश माता पिता के यहाँ कॉवेंट्री में हुआ था। ऐसा नहीं लगता था कि वे अपने दौर के सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक का आविष्कार करने के लिए नियत थे, लेकिन उनके पास एक आम स्कूली लड़के की तुलना में कुछ फायदे जरूर थे। फ्रैंक के पिता गरीब परिवार में पले बढ़े थे और 11 साल की उम्र तक स्कूल छोड़कर लंकाशायर की एक सूती मिल में काम करने लगे थे। लेकिन आखिरकार वे कुशल यांत्रिक इंजीनियर और एक इंजीनियरिंग कंपनी के मालिक बन गए। अपने पिता की मदद करने और ये हुनर सीखने के लिए हमेशा तैयार रहने से युवा फ्रैंक को अपने शुरुआती वर्षों में इंजीनियरिंग और मशीनरी का महत्वपूर्ण व्यावहारिक अनुभव मिला। एक छात्र के रूप में उसके शिक्षकों को वह कुछ हद तक आलसी लगता था, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि वो स्थानीय पुस्तकालय में अक्सर स्व अध्ययन करता था, जहां उसमें विमानन के प्रति प्रेम जागा। शौक के तौर पर मॉडल हवाई जहाज बनाते हुए युवा फ्रैंक विटल ने एक दिन ब्रिटेन की RAF में शामिल होने का सपना देखा, रॉयल एयरफोर्स। जैसे ही वह पात्र हुआ, फ्रैंक ने प्रशिक्षु बनने के लिए आवेदन किया, लेकिन उसके छोटे कद के कारण उसे अस्वीकार कर दिया गया। केवल 3 महीने बाद एक गहन फिटनेस कार्यक्रम और स्वाभाविक रूप से बढ़ने के बाद फ्रैंक की लंबाई में 3 इंच की बढ़ोतरी हो गई थी और उसका वजन भी काफी बढ़ गया था। फिर भी उसे एयरफोर्स ने फिर से ठुकरा दिया। उसे संदेह हुआ कि उसकी पिछली अस्वीकृति के कारण भर्ती अधिकारियों ने उसके वर्तमान आवेदन को नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए फ्रैंक ने एक बार फिर आवेदन करने का निश्चय किया, लेकिन इस बार उसने सच्चाई को थोड़ा बदलकर ऐसे पेश किया जैसे ये उसका पहला आवेदन हो। ये तरीका काम कर गया और जल्द ही उसे RAF में भर्ती कर लिया गया। 16 साल की उम्र में वर्ष 1923 में फ्रैंक विटल ने रॉयल एयरफोर्स के नए सदस्य के रूप में ड्यूटी पर रिपोर्ट किया। 1926 तक फ्रैंक ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की नजरों में खुद को साबित कर दिया था और उसे कैडेटशिप से सम्मानित किया गया ताकि वो पायलट और अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षण ले सके। एक साहसी पायलट के रूप में उसकी ख्याति बनने के बावजूद उसने एक बार इंजन फेल होने पर बाल बाल जान बचाई और एक धुंधले दिन पेड़ से टकराकर विमान को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। फ्रैंक ने उस काम की भी शुरुआत की जो उसकी प्रसिद्ध आविष्कार की ओर ले गया। उसने एक थीसिस लिखी जिसमें तर्क दिया गया कि लंबी दूरी और तेज गति वाले विमान केवल तभी संभव होंगे जब वे ऊंचाई पर उड़ें, जहां वायु प्रतिरोध स्वाभाविक रूप से बहुत कम होगा। केवल 2 साल बाद युवा कैडेट औपचारिक रूप से पायलट ऑफिसर बन गया, जिसे पूरी ड्यूटी के लिए तैनात किया गया। उसके लॉगबुक में एक प्रशिक्षक द्वारा लिखी गई अंतिम टिप्पणी थी, दर्शकों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति है और बहुत नीचा उड़ता है। निराश न होते हुए नए पायलट ने सेंट्रल फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन किया और अपनी ड्यूटी पूरी होने के बाद प्रशिक्षक के रूप में योग्य हो गया। लेकिन फ्रैंक ने वो थीसिस नहीं भूली थी जो उसने कैडेट रहते हुए लिखी थी। प्रारंभिक प्रयास। अब विटल ने महसूस किया कि प्रोपेलर की जगह एक टरबाइन का इस्तेमाल करके भी प्रोपल्सन जेट बनाया जा सकता है। इस विचार ने एयर मिनिस्ट्री का ध्यान आकर्षित किया, जिसने फ्रैंक के उभरते सिद्धांत की संभावनाओं को देखा। इसलिए उन्होंने फ्रैंक से कहा कि वे अपने विचार मंत्रालय के सामने प्रस्तुत करें। फ्रैंक पूरी तैयारी के साथ डिजाइनों और गणनाओं के साथ आए थे, लेकिन उनके नए तरह के उड़ने वाले यंत्र के डिजाइन को एक चौंकाने वाली सरल वजह से खारिज कर दिया गया। उसे बनाने की वो तकनीक मौजूद ही नहीं थी। इस फैसले को समझाते हुए एयर मिनिस्ट्री ने कहा कि चूंकि उनका डिजाइन गैस टरबाइन का एक रूप था, इसलिए इसे अव्यावहारिक माना गया, क्योंकि उस समय ऐसे मटेरियल मौजूद नहीं थे जो जरूरी उच्च तापमान और उच्च यांत्रिक तनाव को सहन कर सकें। फिर भी सिर्फ इसलिए कि कोई चीज अभी मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं होगी। लगभग उसी समय जब एयर मिनिस्ट्री ने वाइटल के डिजाइनों को खारिज कर दिया, उन्होंने डॉक्टर ए ग्रिफिथ के तहत लैब में एक प्रोजेक्ट को फंड किया था ताकि एक ऐसी टरबाइन विकसित की जा सके जो प्रोपेलर को चला सके। तो भले ही उस समय तकनीक फ्रैंक के सिद्धांतों को साबित करने के लिए मौजूद नहीं थी, ऐसा लगता था कि एयर मिनिस्ट्री को विश्वास था कि जरूरी नवाचार जल्दी ही हो जाएंगे। इस बीच फ्रैंक ने खुद से जो कर सकते थे उस पर ध्यान दिया।
फ्लाइंग स्कूल के उनके एक प्रशिक्षक ने उन्हें पेटेंट के लिए आवेदन करने में मदद की, जो 16 जनवरी 1930 को फाइल किया गया और बाद में ये पेटेंट ऑफिस के 1932 के अंक में दुनिया के सामने आया। दुर्भाग्यवश फ्रैंक को 1934 में पेटेंट को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वे इसे बनाए रखने के लिए शुल्क नहीं चुका सके। इससे उनका काम मूल रूप से सार्वजनिक डोमेन में चला गया और पेटेंट ऑफिस के माध्यम से इसके व्यापक वितरण ने यह सुनिश्चित किया कि अन्य महत्वाकांक्षी लोग फ्रैंक की अनूठी डिजाइन से परिचित हो सकें। हालांकि पेटेंट हो या ना हो, जर्मनी भी अपनी खुद की जेट इंजन तकनीक विकसित करना शुरू कर रहा था। टर्बोजेट की उभरती अवधारणा को उन विमान प्रणोदन विधियों में जोड़ा गया जिन पर देश पहले से ही रॉकेट के साथ साथ शोध कर रहा था। पल्स जेट, टर्बोप्रॉप, डक्टेड फैन जेट और रैमजेट। हालांकि जब उनकी रिसर्च रुक गई थी, फ्रैंक एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट के रूप में व्यस्त रहे। उनकी कुछ जिम्मेदारियों में अतिरिक्त विमानों को जानबूझकर समुद्र में भेजना और फ्लोट प्लेन के लिए नए कैटापल्ट विकास का परीक्षण करना शामिल था। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यह काफी जोखिम भरा काम था जिसने कभी तैरना नहीं सीखा था। एक पूर्ण कमीशन वाले अधिकारी से जैसी उम्मीद की जाती है, विटल ने एक विशेषज्ञ कोर्स में दाखिला लिया, RAF हेनलो में ऑफिसर का इंजीनियरिंग कोर्स, जहां उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 2 साल का कोर्स 18 महीनों में पूरा किया और अपनी कक्षाओं की परीक्षाओं में शानदार 98% अंक प्राप्त किए। इससे RAF ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज भेजने का फैसला किया। यूके का हार्वर्ड। ये किसने लिखा? हार्वर्ड तो अमेरिका का कैम्ब्रिज है, जहां उन्होंने फिर से 3 साल का कोर्स सिर्फ 2 साल में पूरा किया और फर्स्ट हासिल किया, जो यूके में A ग्रेड के बराबर है। मुझे लगता है कि अमेरिका में A ग्रेड ही होता है ना? A फर्क नहीं पड़ता। मेरा ब्रिटिश पंच झलक रहा है। लेकिन अपनी पढ़ाई में टॉप करना फ्रैंक के लिए इस समय की सबसे रोमांचक बात नहीं थी। मई 1935 में फ्रैंक को एक पत्र मिला जिसने उसके आविष्कारक सपनों को फिर से जगा दिया। उसके करीबी दोस्त और क्रैनवेल के साथी कैडेट रोल्फ डैडली विलियम्स। रोल्फ ने फ्रैंक को उसके डिजाइन के लिए निजी पूंजी के जरिए विकास फंडिंग जुटाने का प्रस्ताव दिया। दोनों ने अपने एक और दोस्त जेम्स कॉलिंगवुड बर्डे टिंडल के साथ मिलकर ओटी फैल्कन पार्टनर्स नाम की एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म से समर्थन लिया और पावर जेट्स लिमिटेड नामक कंपनी बनाई। ये वही कंपनी थी जिसने आखिरकार मार्च 1936 में जेट इंजन का आविष्कार किया। जेट इंजन का आविष्कार करना। जब फ्रैंक विटल का सपना विमानन प्रणोदन तकनीक में जबरदस्त सुधार लाने का रूपक रूप में उड़ान भरता हुआ प्रतीत हो रहा था। पावर जेट्स के शुरुआती दिनों का संचालन बिल्कुल भी आसान नहीं था। रॉयल एयरफोर्स में एक सेवारत अधिकारी होने के नाते फ्रैंक विटल की कंपनी में हिस्सेदारी और उस पर काम करने के लिए उन्हें जो समय मिल सकता था, दोनों ही बहुत सीमित थे। पावर जेट्स में उनकी 25% हिस्सेदारी क्राउन के लिए निर्धारित थी और भले ही उन्हें मानद मुख्य अभियंता के रूप में सेवा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्हें केवल ड्यूटी से छुट्टी के समय ही काम करने की अनुमति थी, और वो भी सप्ताह में केवल 6 घंटे। एक कार्यशील टरबाइन इंजन की पूरी अवधारणा के वास्तुकार के रूप में फ्रैंक विटल की अपने ही आविष्कार के उत्पादन और डिजाइन में सीमित भागीदारी ने प्रगति को गंभीर रूप से बाधित किया। तकनीकी समस्याएं भी गहरी थीं। उदाहरण के लिए उनकी डिजाइन के लिए एक ऐसे कंप्रेसर की आवश्यकता थी जो उस समय के आधुनिक सुपरचार्जरों की तुलना में 10 गुना अधिक हवा को दोगुने दबाव पर स्थानांतरित कर सके। उनके दहन कक्षों को इतनी अधिक दहन तीव्रता की आवश्यकता थी जो 1920 के दशक के किसी भी बॉयलर से कहीं अधिक थी, और उसे अपेक्षाकृत कॉम्पैक्ट होना चाहिए था, और कंप्रेसर को चलाने के लिए पर्याप्त हॉर्स पावर भी चाहिए थी। चूंकि तकनीक अभी विकसित हो रही थी, इसका मतलब ये भी था कि ऐसे अनुभवी ठेकेदारों की कमी थी जो इस परियोजना पर काम कर सकें। उनकी प्रतिभा चाहे जितनी भी हो, फ्रैंक विटल और उनकी टीम खुद से पूरी तरह से एक क्रांतिकारी जेट इंजन शुरू से नहीं बना सकते थे। इसलिए प्रक्रिया की शुरुआत में ही पावर जेट्स ने ब्रिटिश थॉमसन ह्यूस्टन कंपनी को ऑर्डर दिया ताकि वे डिजाइन ड्राइंग्स उपलब्ध करा सकें जिनकी पावर जेट्स को अपने इंजन के निर्माण के लिए जरूरत थी। साथ ही इस विकास के लिए उपयुक्त परीक्षण स्थल भी खोज सकें। BTH को इसलिए चुना गया था क्योंकि कंपनी को औद्योगिक टरबाइनों और कंप्रेसरों की आपूर्ति करने का अनुभव था, लेकिन ये अनुभव भी इस काम के लिए काफी नहीं था। विटल को उनका पहला डिजाइन अस्वीकार करना पड़ा और अपना खुद का डिजाइन देना पड़ा। BTH ने अंततः पावर जेट्स को उन सुविधाओं से भी हटा दिया जिनका वे उपयोग कर रहे थे और उन्हें एक परित्यक्त फैक्ट्री में स्थानांतरित कर दिया। ये सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ती चली गईं जब फ्रैंक विटल का क्रांतिकारी जेट इंजन डिजाइन विकास की कठिनाइयों में फंस गया। हालांकि वे किसी हद तक काम करने वाले इंजन बना पाए, हर निर्माण में कोई न कोई नई एरोडायनामिक समस्या सामने आती थी जिससे हल करना जरूरी था, और ये आमतौर पर डिजाइन में किसी खामी के कारण होती थी। विटल ने कई बार हस्तक्षेप किया और BTH के डिजाइन कार्य को सुधारा, और इस बात से निराशा हुई कि एक साधारण स्नातकोत्तर छात्र के पास वर्षों के वास्तविक अनुभव वाले उद्योग विशेषज्ञों से भी अधिक उन्नत डिजाइन समझ थी, जिससे उनके रिश्ते में खटास आ गई। फ्रैंक विटल की गिरती हुई सेहत ने भी बिल्कुल भी मदद नहीं की। धीमी प्रगति और लगातार झटकों के इस दौर ने विटल को बुरी तरह प्रभावित किया, जो इस समय के दौरान रोजाना 3 पैकेट सिगरेट पीने लगे और सिर दर्द, अपच, अनिद्रा, चिंता, एक्जिमा सहित कई बीमारियों से जूझने लगे और दिल की धड़कनें तेज होना। अपने कठोर 16 घंटे के काम का बोझ संभालने के लिए फ्रैंक दिन में बेंजेड्रिन लेते थे और फिर रात में खुद को जबरदस्ती सुलाने के लिए नींद की गोलियां या अन्य ट्रैंकुलाइजर लेते थे। हे भगवान, कहा जाता है कि इस समय के दौरान उनमें बहुत तेज गुस्सा आ गया था और वे आमतौर पर चिड़चिड़े भी हो गए थे, और ये चिड़चिड़ापन कोई हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि पावर जेट्स के शुरुआती 2 सालों के दौरान ये लगातार समाप्त होने के खतरे में था, या तो फंडिंग की कमी के कारण या फिर वायु मंत्रालय द्वारा प्रगति की कमी से निराश होकर।
हालांकि उनके पास बस इतनी फंडिंग, हिम्मत और सूझबूझ थी कि वे किसी तरह काम करने वाला एक मॉडल तैयार कर सके, इससे पहले कि सब कुछ बंद हो जाता। 30 जून 1939 को पावर जेट्स ने वायु मंत्रालय के वैज्ञानिक अनुसंधान निदेशक के लिए अपने नवीनतम इंजन का परीक्षण किया। विमान ने 20 मिनट तक उड़ान भरी, जो डिजाइन की गई गति के 94% पर थी, जिससे अंततः निदेशक को यह यकीन हो गया कि विटल का प्रोजेक्ट सार्थक है। अगले साल मार्च तक एयर मार्शल आर्थर विलियम टेडर ने फ्रैंक के आविष्कार को युद्ध जिताने की क्षमता वाला माना और इस परियोजना को वह समर्थन दिया जिसकी यह उपाधि हकदार थी। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1 साल से भी कम समय पहले शुरू हुआ था, उस उपाधि का महत्व और भी बढ़ गया था, क्योंकि विकास के शुरुआती चरणों में ब्रिटिश सरकार ने इस परियोजना में विश्वास नहीं दिखाया था। जर्मनी वास्तव में ग्रेट ब्रिटेन की जेट विकास प्रक्रिया से आगे निकल गया था, लेकिन विटल की सफल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ यह द्वीप राष्ट्र अपने युद्धकालीन प्रतिद्वंदी के साथ बराबरी करने लगा। उस सफल परीक्षण प्रदर्शन के केवल 1 महीने बाद वायु मंत्रालय ने 1942 में 3000 इंजन बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिए थे। अपनी सेवा के लिए सम्मानित किए गए विटल को विंग कमांडर पद पर पदोन्नत किया गया और पावर जेट्स के स्टाफ की संख्या लगभग 3 गुना हो गई। 1940 की शरद ऋतु तक यह संख्या 25 से बढ़कर 70 हो गई। युद्ध प्रयास तो समय के खिलाफ दौड़ शुरू हो गई, न सिर्फ अपने इंजन डिजाइन की किसी भी खामी को दूर करने के लिए, बल्कि जर्मन युद्ध मशीन से भी आगे निकलने के लिए, जो कि जेट इंजन जैसे युद्ध को बदल देने वाले आविष्कारों को पूरा करने की दौड़ में थी। उस भारी बोझ के बारे में बात करते हुए जो उन पर डाला गया था, फ्रैंक विटल ने 1941 में एक पत्र में यह कहा था, और हम उद्धृत करेंगे, मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी है वो वाकई बहुत भारी है। हमारे सामने 2 विकल्प हैं, या तो हम रॉयल एयरफोर्स के हाथ में एक शक्तिशाली हथियार दें, या अगर हम समय पर अपने परिणाम हासिल करने में असफल रहते हैं, हमने झूठी उम्मीदें जगा दी होंगी और ऐसे कदम उठाए गए होंगे जिससे रॉयल एयरफोर्स को उन सैकड़ों विमानों से वंचित होना पड़ सकता है जिनकी उसे सख्त जरूरत है। हालांकि उन पर जो दबाव था, उसके बावजूद पावर जेट्स ने ठोस परिणाम देना शुरू कर दिया था। फ्रैंक द्वारा डिजाइन और परिष्कृत किए गए इंजन से चलने वाले विमान अब 25,000 फीट की ऊंचाई पर 370 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच रहे थे और सुपरमरीन स्पिटफायर फाइटर्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, जो उस समय सक्रिय युद्ध में इस्तेमाल हो रहे थे। इससे संतुष्ट न होकर विटल ने इंजन डिजाइन को और बेहतर बनाना जारी रखा। इस बार उन्होंने इसकी दक्षता को कम गति पर बढ़ाने की कोशिश की। विटल ने अपने डिजाइन को इस तरह बताया, उद्धरण, मैं जेट की गति को कम करना चाहता था, यानी कम द्रव्यमान उच्च वेग वाले जेट को अधिक द्रव्यमान कम वेग वाले जेट में बदलना। इसका स्पष्ट तरीका यह था कि जेट से ऊर्जा निकालने के लिए एक अतिरिक्त टरबाइन का उपयोग किया जाए और इस ऊर्जा का उपयोग एक लो प्रेशर कंप्रेसर या फैन को चलाने के लिए किया जाए, जो जेट इंजन की तुलना में कहीं अधिक हवा खींच सके और इस अतिरिक्त हवा को पीछे की ओर ठंडे जेट के रूप में बाहर निकाल सके। इस पूरे सिस्टम को टर्बोफैन कहा जाता है। जैसे जैसे युद्ध लंबा चलता गया, सैन्य तकनीकों के विकास का महत्व ब्रिटेन द्वारा अपने देश और सहयोगियों की धुरी शक्तियों से रक्षा में बहाया गया खून देखकर स्पष्ट हो गया। युद्ध प्रयास को और आगे बढ़ाने के लिए विटल ने स्टैफर्ड क्रिप्स, जो उस समय विमान निर्माण मंत्री थे, को प्रस्ताव दिया कि सभी जेट उत्पादन और विकास को राष्ट्रीयकृत कर दिया जाए। यह उद्योग के लिए एक स्वाभाविक बदलाव होता, क्योंकि विमान विकास पर काम करने वाली कई कंपनियां नाम मात्र की निजी थीं। वे ब्रिटिश सेना के साथ करीबी तालमेल में काम करती थीं और जिन परियोजनाओं में संभावनाएं दिखती थीं, उन्हें वित्तीय और अन्य प्रकार का समर्थन मिलता था। हालांकि ऋण, अनुबंध, लागत और राजस्व का जाल सुलझाना मुश्किल था, लेकिन राष्ट्रीयकरण को समाधान के रूप में अपनाने का नतीजा यह था कि इससे किसी को नुकसान नहीं होता और यह सुनिश्चित किया जाता कि हर कोई इस स्थिति से बाहर निकल सके। एक मामूली विजेता, हालांकि इसकी कीमत यह थी कि प्रमुख हितधारकों की कमाई की संभावना कम हो गई। विटल खुद भी उसी समूह में थे, लेकिन वे युद्ध प्रयास में योगदान देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उद्योग में उनके साथी अपनी लागत वसूलने के लिए संघर्ष न करें, अपनी पावर जेट्स की हिस्सेदारी छोड़ने को तैयार थे। क्रिप्स वास्तव में विटल के प्रस्ताव के समान कुछ विचार कर रहे थे और अंततः यह तय किया गया कि केवल पावर जेट्स को ही ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किया जाएगा। उनकी प्रारंभिक पेशकश कंपनी को 1 लाख पाउंड में खरीदने की थी, जिसे फ्रैंक ने अपर्याप्त पाया। उन्हें अनिच्छा से थोड़ा बेहतर प्रस्ताव यानी 5,000 पाउंड स्वीकार करने के लिए राजी किया गया। उनके साझेदार विलियम्स और टिंगलिंग को कंपनी में अपनी हिस्सेदारी के लिए $800 मिलेंगे। विटल, जिन्होंने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी थी, उन्हें केवल 10,000 पाउंड मिलेंगे। एक ऐसी कंपनी की स्थापना करने, उसे चलाने और उसके पीछे मुख्य बौद्धिक शक्ति होने के लिए जो हमेशा के लिए विमानन को बदल देगी। तो उस समय 10,000 पाउंड बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन फिर भी उसने जेट इंजन का आविष्कार किया था। इनमें से कोई भी बात फ्रैंक विटल की सेहत में सुधार नहीं ला सकी, जो 6 महीने तक मानसिक थकावट से उबरने में लगे रहे। यह युद्ध शुरू होने के बाद उनकी दूसरी मानसिक टूटन थी। संभवतः इसी ने विटल के 1946 में पावर जेट्स से इस्तीफा देने के फैसले में योगदान दिया। इस बीच पावर जेट्स और समूचे ब्रिटिश उद्योग ने जेट इंजन में सुधार करना जारी रखा और भविष्य के युद्धों में विटल के डिजाइन पर आधारित विमान उतारे। हालांकि वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक युद्ध के लिए तैयार जेट इंजन विमान तैनात करने में असफल रहे। ब्रिटिश सरकार की विटल के डिजाइन में विश्वास की कमी और बाद में परियोजना को समर्थन देने के बावजूद पर्याप्त फंडिंग न देना, इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। नाजी जर्मनी ने सबसे पहले 1944 के मध्य में मेसरश्मिट मी 262 के साथ युद्ध के लिए जेट इंजन विमान तैनात किया था। मेसरश्मिट काफी प्रभावी साबित हुआ, जिसने युद्ध के अंत से पहले 542 तक मित्र देशों के विमानों को मार गिराया और संभवतः इससे भी अधिक। सौभाग्य से मित्र देशों के लिए नाजी जर्मनी विमान की तैनाती के समय तक पहले ही गंभीर संकट में था।
ईंधन आपूर्ति पर बमबारी का मतलब था कि विमानों के पास बार बार हमले करने या यहाँ तक कि प्रशिक्षण के लिए भी ईंधन नहीं था। जर्मनी की युद्ध मशीन भी ऐसे हथियारों के उत्पादन पर केंद्रित थी जिन्हें बनाना आसान था। चूंकि मैसरश्मिट 262 एक बिल्कुल नया प्रकार का विमान था और अभी भी विश्वसनीयता की समस्याओं से जूझ रहा था, युद्ध के अंतिम दिनों में बहुत कम ही इसका उत्पादन हुआ और जो बने भी वे परिणाम को खास तौर पर बदल नहीं सके, जो कि निश्चित रूप से धुरी शक्तियों की हार थी। आप यह जानते थे? युद्ध के बाद की जिंदगी। युद्ध के बाद के शुरुआती साल फ्रैंक के लिए काफी उत्पादक रहे। 1946 में उन्हें इंजन डिजाइन और उत्पादन पर कंट्रोलर ऑफ सप्लाईज एयर के तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही उन्हें यूएस लीजन ऑफ मेरिट का कमांडर भी बनाया गया और मई 1948 के मध्य में फ्रैंक को आखिरकार उस महान सेवा के लिए कुछ वित्तीय मुआवजा मिला जो उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के लिए किया था। जेट इंजन का आविष्कार करने के लिए उन्हें आविष्कारकों को पुरस्कार देने वाले रॉयल कमीशन से 1 लाख पाउंड का पुरस्कार मिला और उसके केवल 2 महीने बाद उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का नाइट कमांडर भी नामित किया गया। फिर भी विटल की मानसिक और शारीरिक सेहत उन्हें लगातार परेशान करती रही। 1948 की गर्मियों के आसपास एक व्याख्यान दौरे के दौरान फ्रैंक को एक बार फिर से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, जिससे आखिरकार उन्होंने कर्नल के पद के साथ एयरफोर्स से रिटायर होने का फैसला किया। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद फ्रैंक ने जेट नामक एक आत्मकथा लिखी, एक अग्रणी की कहानी। लेकिन वे एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के रूप में शांत नहीं बैठ सके और 1953 में फिर से काम पर लौट आए, इस बार निजी कंपनी और गैस की दिग्गज कंपनी शेल के लिए। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त होकर फ्रैंक टरबाइन इंजन विकसित करने का अपना काम जारी रखने में सक्षम रहे। इस बार उन्होंने इसे ड्रिलिंग के क्षेत्र में लागू किया। उन्होंने एक नया स्वचालित प्रकार का ड्रिल विकसित किया जो ड्रिलिंग के दौरान बोर होल में पंप की गई चिकनाईदार मिट्टी से चलने वाले टरबाइन से चलता था। अब तेल आमतौर पर कठोर पाइपों की एक प्रणाली को जोड़कर और सतह से पाइप को घुमाकर कटिंग हेड को शक्ति देकर निकाला जाता है। लेकिन विटल के डिजाइन का मतलब था कि ड्रिल और हेड फ्रेम के बीच मजबूत यांत्रिक कनेक्शन की आवश्यकता नहीं थी। इससे बहुत हल्की पाइपिंग का इस्तेमाल करना संभव हो गया। जीवन के बहुत बाद में फ्रैंक विटल की मुलाकात हांस वॉन ओहाइन से हुई, जो जर्मनों के लिए जेट इंजन के आविष्कारक थे, जिनके डिजाइन सबसे पहले युद्ध मिशनों में उड़ान भरने वाले थे। शुरू में फ्रैंक विटल को उनसे नापसंदगी थी, ये मानते हुए कि वॉन ओहाइन केवल विटल के शुरुआती पेटेंट के समाप्त होने के बाद ही अपना डिजाइन बना पाए थे। लेकिन अंततः उन्हें यह समझाया गया कि दोनों ने वास्तव में जेट इंजन को एक साथ और स्वतंत्र रूप से विकसित किया था। दोनों दोस्त बन गए और यहाँ तक कि साथ में व्याख्यान यात्राओं पर भी गए। युद्ध के बाद एक बातचीत में वॉन ओहाइन ने यहाँ तक स्वीकार किया कि विकास में फ्रैंक उनसे आगे थे। उन्हें केवल संसाधनों की कमी ने रोका था और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि अगर ब्रिटेन ने जेट इंजन तकनीक का विकास तेजी से किया होता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरह से टल सकता था। उन्होंने उन्हें उद्धृत करते हुए कहा, अगर आपको पैसे दिए गए होते तो आप हमसे 6 साल आगे होते। अगर हिटलर या गोरिंग ने सुना होता कि इंग्लैंड में एक आदमी है जो एक छोटे प्रयोगात्मक विमान में 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और यह तकनीक विकास में आ रही है, तो संभवतः द्वितीय विश्व युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। उद्धरण समाप्त। फ्रैंक विटल का 1996 में 89 वर्ष की आयु में फेफड़ों के कैंसर से निधन हो गया। उन्हें वेस्टमिंस्टर एब्बे में दफनाने पर गंभीरता से विचार किया गया था ताकि वे आविष्कार और खोज के अन्य महान लोगों जैसे सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन के साथ विश्राम कर सकें। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, इसलिए उनके अवशेषों के लिए RAF क्रैनवेल के सेंट माइकल चर्च को चुना गया। वे आज भी वहीं विश्राम कर रहे हैं। एक युद्ध मशीन से बढ़कर जेट इंजन का प्रभाव। अब आधुनिक समाज पर जेट इंजन का प्रभाव वास्तव में बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। ये सिर्फ विमानों की उड़ान गति में साधारण सुधार से कहीं आगे है। उस गति और विश्वसनीयता ने ऐसी लहरें पैदा की जिनका असर दुनिया भर के उद्योगों और क्षेत्रों पर पड़ा। वास्तव में लिबर्टी यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टोरल शोध प्रबंध में इसे इस तरह कहा गया है, उद्धरण के रूप में, यह शोध प्रबंध यह सवाल उठाता है कि जेट इंजन तकनीक की शुरुआत विमानन उद्योग और समाज के सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में कितनी महत्वपूर्ण थी और है। उस उद्धरण के सवाल से जुड़ा एक निष्कर्ष यह है कि जेट इंजन तकनीक विमानन के विकास और प्रभाव के लिए लगभग उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी की खुद हवाई जहाज की शुरुआत। इसका मतलब किसी भी उड़ान या प्रणोदन के तरीके के महत्व को कम करना नहीं है, बल्कि ये दर्शाने के लिए है कि अगर जेट और उसकी प्रदर्शन क्षमताओं में हुई वृद्धि न होती तो विमानन आज जहां है वहां कभी नहीं पहुंच पाता, खासकर जब इसकी तुलना पिस्टन इंजन वाले प्रोपेलर विमानों से की जाए। उद्धरण समाप्त। जेट संचालित वाणिज्यिक उड़ानों के लाभ महत्वपूर्ण थे और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की धूल बैठने लगी, इनका तुरंत ही अन्वेषण शुरू हो गया। ब्रिटिश ओवरसीज एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, जो ब्रिटिश एयरवेज का पूर्ववर्ती था, ने 1952 में अपनी तरह की पहली यात्री जेट सेवा शुरू की। हालांकि इससे पहले भी उसने 1-2 उड़ानें भरी थीं। डी हेविलैंड DH-106 कॉमेट ने लंदन से जोहान्सबर्ग तक उड़ान भरी, जिसमें रोम, बेरूत, खार्तूम और तेबे और लिविंगस्टन में रुकते हुए ये 480 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चला, जो आज की वाणिज्यिक उड़ानों से थोड़ी धीमी थी, क्योंकि आज की उड़ानें आमतौर पर लगभग 600 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती हैं। लेकिन यह अभी डगलस DC-3 से कहीं तेज था, जो अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रोपेलर यात्री विमानों में से एक था और 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता था। जेट इंजन ने सिर्फ रफ्तार ही नहीं दी, इसने आराम भी दिया। जेट विमान कम कंपन करते थे और कम शोर करते थे, जिससे यात्रियों को अपेक्षाकृत आरामदायक यात्रा मिलती थी। वास्तव में जेट इंजन ने हर उस पैमाने पर प्रोपेलर विमानों और पिस्टन इंजन से बेहतर प्रदर्शन किया जिसके बारे में आप सोच सकते हैं।
रफ्तार, दक्षता, आराम, सुरक्षा। जेट इंजन हर श्रेणी में इतनी मजबूती से हावी हैं कि इसमें कोई खास बहस नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि इन सुधारों का विमानन उद्योग और मानव समाज पर समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ा। इतिहास में जेट इंजन का आविष्कार कितना महत्वपूर्ण था। सैन्य दृष्टि से जेट इंजन का आगमन निश्चित रूप से क्रांतिकारी था। हालांकि जेट चालित विमान अभी भी अपने पूर्ववर्तियों की तरह ही युद्ध भूमिकाएं निभा रहे थे। वे जो कुछ भी हासिल कर सकते थे उसकी सीमा और पैमाना इतना नाटकीय रूप से बढ़ गया था कि जेट इंजन से पहले और बाद के युगों की आपस में तुलना करना मुश्किल था। उदाहरण के लिए 2 बमवर्षक विमानों की तुलना करें। B-29 एक प्रोपेलर बमवर्षक लगभग 20,000 पाउंड पेलोड ले जा सकता था, जबकि जेट चालित B-52 लगभग 70,000 पाउंड पेलोड ले जा सकता था। यह दोगुनी गति से उड़ सकता था, जबकि इसमें केवल 1/3 क्रू की आवश्यकता होती थी और इसकी रेंज B-29 की तुलना में लगभग दोगुनी थी। हालांकि रेंज का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेट पावर के आगमन के साथ अब यह संभव हो गया था कि बड़े फ्यूल टैंकर विमान जेट फ्लीट के साथ उड़ सकें, जिससे वे हवा में ही ईंधन भर सकें और किसी भी पर्याप्त आकार की सेना को पूरी दुनिया में लगभग तुरंत अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की क्षमता मिल सके। दुनिया भर की सेनाओं ने माना कि हालात बदल गए हैं। विभिन्न देशों के सैन्य खर्च की बजट रिपोर्टों को देखते हुए रक्षा के लिए विमानन शाखाओं का सापेक्षिक हिस्सा अन्य शाखाओं की तुलना में बढ़ गया, जो हवाई तकनीक के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। जब अमेरिकी सेना की एयर शाखा को उस नेवी फंडिंग के हिस्से में जोड़ दिया जाता है जो हवाई क्षमताओं के लिए भी जाती है, विमानन ने कम से कम 1963 से 1990 तक सैन्य खर्च का आधे से अधिक हिस्सा लिया। लेकिन नागरिक और व्यावसायिक संचालन पर इसका प्रभाव शायद और भी अधिक स्पष्ट था। नागरिक हवाई यात्रा, हालांकि शुरुआत में जेट इंजन धीरे धीरे प्रोपेलर विमानों की जगह ले रहे थे, इसलिए इसमें वृद्धि धीमी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूरी तरह से पुरानी तकनीक को बदल दिया, इसमें जबरदस्त उछाल आया। इसका उपयोग आज तक लगातार बढ़ता गया, जहां लगभग 4.5 अरब लोग हर साल हवाई यात्रा करते हैं। यह दुनिया की लगभग आधी आबादी है। हवाई यात्रा की गति, आकार और सापेक्ष आराम में हुए नवाचारों ने उड़ान की कीमतों में भारी कमी ला दी है, भले ही हाल ही में ऐसा महसूस न हो। यह तथ्य कि आज अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा संभव है, 70 साल पहले लगभग अकल्पनीय था। लेकिन जहां अधिक विविध और सस्ती छुट्टियां एक अच्छा बोनस हैं, कर्मचारियों को अपेक्षाकृत सस्ते दर पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का आर्थिक लाभ कम करके नहीं आंका जा सकता। 1970 के दशक की शुरुआत तक लगभग आधे अमेरिकियों ने हवाई यात्रा की थी, जिनमें से आधी यात्राएं व्यापार से संबंधित थीं। विस्तारित होती वाणिज्यिक एयरलाइन व्यवसाय द्वारा बनाई गई आपसी जुड़ाव ने कर्मचारियों को देश भर में एक दूसरे से ऐसे जोड़ने की सुविधा दी जैसी पहले कभी नहीं थी। देश के सभी हिस्सों को आपस में जोड़ने वाले हवाई मार्गों का ये लगातार जटिल होता जाल शायद कुछ अप्रत्याशित परिणाम लेकर आया। पूरी दुनिया काफी हद तक सिमट गई, जिससे वैश्वीकरण की उस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला जिसे हम आज भी देख सकते हैं। हालांकि वैश्वीकरण के आलोचक भी हैं, जो अक्सर ये इंगित करते हैं कि अमीर देशों के ब्लू कॉलर कर्मचारी तब मुश्किल में पड़ जाते हैं जब कंपनियां अपने कारखाने सस्ते श्रम का लाभ उठाने के लिए गरीब देशों में स्थानांतरित कर देती हैं। व्यापार नेटवर्क का ये और सघन होता जाल अनजाने में ही सही, लेकिन एक सकारात्मक परिणाम भी लेकर आया कि एक दूसरे के साथ युद्ध करना अब घाटे का सौदा बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के दौर में देश मुख्य रूप से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते थे। वास्तव में लेबेन्सराउम का विचार, या जर्मन लोगों के लिए लेबेन्सराउम यानी रहने की जगह, नाजी जर्मनी द्वारा यूरोप पर तेजी से कब्जा करने का एक मुख्य कारण था। हालांकि जेट इंजन के आगमन के बाद देश एक दूसरे के साथ कहीं अधिक जुड़े हुए हो गए। अब किसी दूसरे देश पर हमला करने का मतलब हो सकता था कि उस देश के साथ व्यापार बंद हो जाए जो आपका सारा अनाज खरीदता है, या फिर आपके बैंकिंग क्रेडिट को फ्रीज कर दिया जाए। यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं, नाटो ने इस तथ्य को और भी मजबूत किया, और यही कारणों में से एक है कि 1940 के दशक से लेकर रूस के यूक्रेन पर आक्रमण तक यूरोप में कोई बड़ा जमीनी युद्ध नहीं हुआ। और भले ही यह कहना गलत होगा कि जेट इंजन ने 1960 के दशक के नागरिक अधिकार आंदोलन को संभव बनाया, हवाई यात्रा निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उपकरण थी जिसका इस्तेमाल आंदोलनकारियों ने किया। उदाहरण के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1959 में हवाई जहाज से भारत गए थे ताकि महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन का अध्ययन कर सकें, जिसने उपमहाद्वीप से ब्रिटिशों को बाहर निकालने में इतनी प्रभावी भूमिका निभाई थी। ये स्पष्ट नहीं है कि अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास केवल जहाज से यात्रा करने या उन बहुत धीमे, बहुत अधिक खतरनाक और बहुत अधिक असुविधाजनक प्रोपेलर विमानों से यात्रा करने का विकल्प होता जिन्हें जेट इंजन ने बदल दिया था, तो क्या वो इतनी लंबी यात्रा करते? इसके अलावा 60 के दशक में अलगाव और नस्ली भेदभाव के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के जोश भरे दिनों के दौरान किंग पूरे देश में लगातार यात्रा कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे और अश्वेत अमेरिकियों के साथ हो रहे अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे थे। वह मुख्य रूप से ईस्टर्न एयरलाइंस से यात्रा करते थे, जो अटलांटा जैसे कई दक्षिणी शहरों को जोड़ती थीं। बर्मिंघम, मेम्फिस, मायामी और न्यू ओरेलियंस ये सभी आंदोलन के लिए संगठित होने के केंद्र बिंदु थे। फिर से कहूं, जेट इंजन ने नागरिक अधिकार आंदोलन को सक्षम नहीं किया, लेकिन उन्होंने विचारों के तेज और स्वतंत्र प्रवाह को जरूर आसान बनाया। कुल मिलाकर जहां जेट इंजन के आविष्कार का उतना स्पष्ट क्रांतिकारी प्रभाव नहीं था जितना कि इस वीडियो की शुरुआत में जिन आविष्कारों की हमने बात की थी, जैसे पहिया, प्रिंटिंग प्रेस और इंटरनेट जैसे दुनिया बदल देने वाले आविष्कार, जेट इंजन ने आज हमारे समाज में कई बदलावों को आसान बनाया है। सैन्य युद्ध और हवाई यात्रा
दोनों में क्रांति लाने से लेकर विचारों और पूंजी के स्वतंत्र आदान प्रदान को संभव बनाने तक जेट इंजन ने पर्दे के पीछे रहकर मानव विकास को आगे बढ़ाया है। इसके योगदान को शायद ही कभी सीधे तौर पर स्वीकार किया जाता है। ये कहना उचित होगा कि हमें अब तक के सबसे कम आंके गए आविष्कार के लिए फ्रैंक वाइटल का धन्यवाद करना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद।